नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल साइंस के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और अटेम्प्ट कीजिए इस वीडियो को। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज द फॉलोइंग डिजीज। यानी कि जो पॉलिश्ड राइस होती है उसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरी बेरी। तो जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 यानी कि B1 की कमी से होता है, यानी कि लैक ऑफ थायमीन जिसको बोलते हैं। कि जनरली ये तब होता है यानी कि जब हम जो चावल लेते हैं वो एक फोर्टिफाइड राइस नहीं होता, यानी कि वो एक संतुलित राइस नहीं होता, उसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिस वजह से उस चावल को सेवन से और बहुत लंबे टाइम तक सेवन से बेरी बेरी जैसे रोग हो जाते हैं। बात करेंगे अगर इस सवाल के ऑप्शंस की, यानी कि गोइटर, इसको घेंगा रोग बोलते हैं और ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस भी एक डिजीज होती है और कलर ब्लाइंडनेस भी एक दूसरी डिजीज टाइप की होती है जो आंखों से संबंधित है। देखते हैं दूसरे प्रश्न को, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बिडो। यानी कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो अल्बिडो से संबंधित है। अगर हम बात करें अल्बिडो की, तो अल्बिडो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लाइट होती है वो अर्थ में ट्रैप्ड होती है और कुछ लाइट जो होती है अर्थ से रिफ्लेक्टेड होती है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्टली बोलूँ तो अल्बिडो जो है एक वाइटनेस होता है। वाइटनेस यानी कि कोई भी बॉडी, जैसे ब्लैक बॉडी होती है, वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और कितनी लाइट को उससे रिलीज करेगी, यही अल्बिडो दिखाता है। और जैसा कि हम जनरली जानते हैं, जो काला वस्त्र होता है वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, अपने में शोषित करता है और बहुत कम लाइट उससे बाहर जाती है। और इसके अगेंस्ट जैसे जो वाइट मटेरियल्स होते हैं वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी कि उनकी जो वाइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग पावर, जो अल्बिडो से संबंधित है। बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें जो गलत है उसको आपको बताना है। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ उनके संबंधित चीज़ें दे रखी है जिनको आपको मिलाना है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, बायो सेफ्टी, स्टॉकहोम कन्वेंशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। थर्ड वन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन लेयर से संबंधित है, जो एकदम सही है। इसमें जो डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि सेव वाटर से संबंधित नहीं है, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु से संबंधित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, यानी कि हमको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमको ये बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर बात करें कथन नंबर ए की, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज और बटरफ्लाइज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर की जो बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं, वो ट्रॉपिकल कंट्रीज यानी कि ऐसी कंट्रीज जो बहुत ही गर्म होती है वहाँ पर पाई जाती है। फिर अगर हम इसके रीज़न को देखें, बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, क्योंकि बटरफ्लाइज बहुत कम तापमान में रह नहीं सकती है, वहाँ पर वो उनको सहन नहीं होता है। तो कथन आर कथन ए की पुष्टि करता है, यानी कि दोनों कथन एकदम सही हैं। तभी बटरफ्लाइज ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहती हैं, क्योंकि वो ठंडी जगहों में नहीं रह पाती हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम जो अभी चल रहा है, जुलाई का मौसम, वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज आती हैं। अभी एक टिड्डी का अटैक भी हुआ था, एक पेस्ट अटैक भी हुआ था, जो कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया में आया था। तो ये सारी घटनाएं हमको ये बताती हैं कि जो बटरफ्लाइज हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहती हैं और गर्म इलाकों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज जब भी एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी हमेशा फॉर्म बदलती है, वो कहीं पे ख़त्म नहीं होती है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होगा वो हमेशा नहीं होगा, यानी कि वो कांस्टेंट ही रहेगी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी चीज़ संबंधित है इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर ए है रेड एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है ग्रीन एल्गी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एकदम सही है। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग में आया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है।
अगर हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बट ये पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए, वरना वो स्टंट हो जाते हैं, यानी कि वो बढ़ते नहीं हैं, और या फिर उनकी जो क्वांटिटी, उनकी जो अमाउंट होता है वो पर्यावरण में बहुत कम होता है। पर बहुत कम पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले पाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो मेथड होती है बहुत ज़रूरी होती है। भूमि में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे सोडोमोनास हो गया, और ये ब्लू ग्रीन एल्गीज हो गए, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, जो वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया और फिर नाइट्रेट आयनों में कन्वर्ट करते हैं, जो पौधों के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। उनको पौधे इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, और उनमें पोषक तत्व की कमी नहीं होती। तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ। अब जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, वो पर्यावरण में किस वजह से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनकी वजह से जो स्मोक होता है वो होता है। बात करते हैं आगे पर्यावरण की, तो ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर रेयर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी कि जो ग्लोबल 500 अवार्ड है ये किस फील्ड में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, यानी कि इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस की अलग अलग स्टेट की परीक्षाओं में, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस, सब जगह पूछे गए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि ब्लैक होल इज, तो ब्लैक होल एक कोलैप्स्ड स्टार होता है, ये टूटता हुआ तारा होता है, कोलैप्स्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज वेरी राइट। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से सबसे रिच, सबसे फर्टाइल एरिया कौन सा है? तो इसका आंसर वेस्टर्न घाट हो जाएगा। वेस्टर्न घाट काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी से एरिया होता है, वहाँ पे अलग तरीके के वनस्पति पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है, और वो काफ़ी एक फर्टाइल रिच एरिया होता है। साउथ मोस्ट एरिया, सदर्न मोस्ट एरिया जो होते हैं वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे राइस, काजू, किशमिश और मसाले, इन सब की खेती वहाँ पे होती है, और बहुत अच्छा वहाँ पे क्लाइमेट और रीजन भी होता है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल इंस्टीट्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, यानी कि जो भी एसडीजी बनते हैं, जैसे एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके बनते हैं, तो इनके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इनका क्रियान्वयन कौन करता है? तो इसके लिए हमारे पास एक बॉडी होती है जो नई बनी है, नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस्ड करके बनाया 2014 में, जैसे ही हमारे पास मोदी गवर्नमेंट आई थी वही ये काम करती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, द डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज, जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है इंडिया में वो क्यों डिक्लाइन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स इज रिलेटिवली हाई, यानी कि इंडिया, जैसा पता होता है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि इंडिया में जो नौजवान बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि इंडिया एक यंग कंट्री है, इस वजह से इंडिया का जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो घट रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि डिपेंडेंसी रेशियो है क्या। डिपेंडेंसी रेशियो बोलते किसको है? तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि कितनी % पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो डिपेंड है नौजवानों पर, कि वो जब काउंटे जाएंगे तो ही कंट्री उनसे टैक्सेस लेगी, और जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको उनका खाना पीना चल पाएगा। अगर हम टेक्निकली भाषा में डिपेंडेंसी रेशियो को देखें तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? दोज नॉट इन द लेबर फोर्स, यानी कि वो सारे लोग जो लेबर फोर्स में नहीं है उनको हम रेशो लेते हैं दोज टिपिकली इन द लेबर फोर्स, यानी कि जो लेबर फोर्स में हैं। अब लेबर फोर्स में कौन नहीं है? जैसे बच्चे जिनकी एज 15 साल से कम है, और 65 साल से ऊपर के लोग, यानी कि जो नौकरी कर चुके हैं। और लेबर फोर्स में कौन आएंगे? जो 15 से 65 के बीच में होते हैं वैसे जनरली, पर जो पुराना डेटा है उसके अकॉर्डिंग 15 to 59 लिया है, यहाँ पे लिया हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करोगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी विल टारगेट इन वाटर अवेलेबिलिटी और ऑल इट्स इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अप टू 2013 इंडिया, यानी कि, तो इसका आंसर हो जाएगा एसडीजी 6, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, जिसका संबंध वाटर अवेलेबिलिटी और परमानेंट मैनेजमेंट, इसका जो मोटिव वो 2030 तक होगा।
हमने ऊपर बात करी एसडीजी क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, और कौन सी बॉडी इनको बनाती है, तो वो है नीति आयोग। एसडीजी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ कुछ पुअर्टी को रिमूव करने के लिए होता है, कुछ एजुकेशन के लिए होता है, कुछ वुमेन्स रिलेटेड होते हैं यानी कि महिलाओं से संबंधित होते हैं। तो ये सारे के सारे एसडीजीज होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु हैज प्रपोनेंटेड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, यानी कि जो कंसेप्ट है, जो लिमिट टू ग्रोथ का जो कंसेप्ट है, वो किसने बोला है, वो किसने घोषणा की है उसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को की अगर बात करें तो ये एक वर्ल्ड की एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जिसका काम क्या होता है कि इसकी अगर हम बात करें यूनेस्को करती क्या है, तो ये एक वैश्विक धरोहर को संजोने का काम करती है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक बॉडी होती है, और यही इसका काम होता है कि जो विश्व में जो भी हेरिटेज साइट्स होती हैं उनका संरक्षण करना, उनके लिए फंड देना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरल साइंस के साथ ही साथ जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम से पूछा जाता है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम देखें, द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ऐसे लोग जो एक मेजर पार्ट, एक ईयर के, एक पूरे ईयर में, पूरे साल में एक मेजर पार्ट में जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो वो यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। वो डेली स्टेटस नहीं होगा, वीकली स्टेटमेंट भी नहीं होगा, वो होगा खाली यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, विद रेफरेंस टू द कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए बात करें अगर हम सीएसआर की, तो सीएसआर जो होता है वो कंपनी का होता है, ये कंपनी का एक उत्तरदायित्व होता है, और इस उत्तरदायित्व के अकॉर्डिंग जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, कंपनी क्या होती है, बाइंडिंग होती है कंपनी पे, क्या होता है, कंपनी मजबूर होती है कि वो सीएसआर के अकॉर्डिंग अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खोले, वहाँ पे फंड दें, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें देने के लिए, या जो पब्लिक जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको फंड प्रोवाइड करें। और जो कुछ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ शहरों में क्या होता है, कुछ एनजीओज भी होते हैं, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, जो अपने लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, वो कुछ एजुकेशन चला लेते हैं, कुछ जैसे लॉकडाउन के अराउंड वो लोगों को खाना दे देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एनजीओज होते हैं, उनको कंपनियां क्या करती है, कुछ पैसा प्रोवाइड करती है, कंपनियों पे ये बाइंडिंग होता है कि आपको ये काम करना ही करना है सीएसआर के अकॉर्डिंग। तो इसी सीएसआर पे क्वेश्चन आ रखा है कि कंपनीज एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस मैंडेटरी सीएसआर, जो एकदम गलत है, बिकॉज हमको ये पता होता है कि जो सीएसआर जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से, कंपनी एक्ट 2013 से कंपनी में लागू है। पहला स्टेटमेंट जो है एकदम गलत। फिर दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1% ऑफ देयर एनुअल नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट का 1% देना पड़ेगा सीएसआर फंड में, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार ने ये जो निर्धारित किया है वो 2% को निर्धारित किया, यानी कि कंपनी को अपने नेट एवरेज लाभ का 2% पैसा सीएसआर फंड के थ्रू एनजीओज को या किसी संस्था को देना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसके। फिर देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं PQLI इज डेवलप्ड बाई, ये किसने डेवलप किया था, तो देखिए 1970 के दौरान पे एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, मॉरिस डी मॉरिस, इन्होंने PQLI को डेवलप किया था। कुछ ऐसे एग्जाम्स में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे PQLI हो गया, और जो HDI हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जो महबूबा उल हक ने, जो एक पाकिस्तानी थे और जिनको उसको डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, वो भी एक अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने भी ये डेवलप किए थे। जैसा HDI होता है, HDI के ही तर्ज पे जो PQLI भी होता है, और इसके भी क्या होते हैं, कुछ 3 स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ मानक होते हैं, और उन मानकों के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। जैसे बेसिक लिटरेसी रेट होगी कि किसी भी देश में कितनी साक्षरता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एज 1 यानी कि जो 1 साल के छोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, वो कितना जी पाएंगे, वो जी पाएंगे क्या नहीं जी पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो PQLI होता है वो डेवलप होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विद इंडिया व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जो हर सालों में बनाया जाता है वैश्विक संस्थाओं के द्वारा, और इसके अकॉर्डिंग किसी कंट्री की स्टेटस के पता चलता है कि वहाँ पर हंगर क्या है, वहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन कितनी है। तो इंडिया के रैंकिंग की अगर हम बात करें, 2017 में इंडिया की रैंक थी 100, जो 2020 में आते आते हो गई 102, यानी कि कुल 117 कंट्रीज में ये
की गई थी और उसमें इंडिया का नंबर था 102। यानी कि जिस भी कंट्री की रैंक जितनी ज़्यादा होगी उसकी हालत उतनी ख़राब है, यानी कि वो ऊपर से 102वें नंबर पे आता है, यानी कि इंडिया। और साथ ही साथ इंडिया की अगर हम बात करें, साउथ एशियन कंट्रीज़ की दौड़ में इंडिया का सबसे पीछा स्थान था इस बार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए, एक में कंट्रीज है और एक में कंट्री की कैपिटल है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट होते ही हैं, पर इनमें आपको डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे कम से कम आपको दो आंसर्स तो पता होने ही चाहिए। तो जैसे हम करंट अफेयर में भी देख सकते हैं कि उज्बेकिस्तान एक कंट्री है, उसका कैपिटल ताशकंद है ना, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। और अगर हम देखें किर्गिस्तान को तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिश्केक हो जाएगा, इसकी कैपिटल बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की भी कैपिटल अशखाबाद है। इंडिया के अगर हम मैप में भी देखें तो इनकी जो लोकेशंस होती है इंडिया से जस्ट अगर हम ऊपर ऊपर चलते रहें, यानी कि नॉर्थ की तरफ चलते रहें, तो ये हमको पता चल जाती हैं। ये सारी की सारी रशिया के आसपास होती हैं इनके जस्ट। तो मैप आप जरूर देखें और उनकी कैपिटल जरूर देखें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स, यानी कि लैंड ऑफ बिग गेम्स किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये ट्रॉपिकल सवाना जो रीजन होता है, जो जहाँ पे काफ़ी हरी भरी घासें होती है, ट्रॉपिक के यानी कि ट्रॉपिक के जो अराउंड का जो एरिया होता है, इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वाइट ब्लड, यानी कि कौन सा जीव होता है जिसका व्हाइट ब्लड होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच में जो होता है आरबीसी नहीं होती, उसमें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉकरोच। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट, है ना। जैसे भी कोई लिक्विड होता है, हमने देखा होगा, तो वो एक थर्मस फ्लास्क में होता है, तो उस पर हीट नहीं बाहर जाती है नहीं अंदर जाती है। तो ये किस वजह से होता है? दैट इज बिकॉज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं कि कोई भी हीट लॉस नहीं होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों माध्यम से उसमें ऊष्मा का ना ही संचरण होता है, ना ही ऊष्मा उसमें कई हानि होती है। तो लिक्विड उस थर्मस फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन कैल्शियम? तो अगर हम जिप्सम के फॉर्मूले की बात करें तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO फॉर हाफ ऑफ H2 होता है, तो उसमें कैल्शियम तो होता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिप्सम। जिप्सम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो भवन निर्माण का जो सामान होते हैं उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी ये अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है दो ईंटों को चिपकाने के लिए। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिकल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। तुलसी प्लांट जैसा होता है, उसमें क्या होता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स होते हैं जो हमको एकदम यंग रखते हैं और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। तो उसमें ये किस वजह से होता है? उसमें इनऑर्गेनिक एसिड नहीं होगा, ऑर्गेनिक एसिड भी नहीं होगी, वो तो एसिड तो होता ही नहीं है, खट्टा नहीं होता है वो। तो उसमें फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स दो ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से उसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं तुलसी के प्लांट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि। देखते हैं फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, यानी कि जो धान के जो फील्ड होते हैं उससे कौन सी गैस निकलती है जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन एक ऐसी गैस होती है जो निकलती है पैडी फील्ड से और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी कहीं ना कहीं तक जिम्मेदार होती है। तो आज हमने देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की वो क्वेश्चन जो 2017 से लेकर 2019 तक की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। PCS से लेकर ग्रुप C से लेकर ग्रुप D और रेलवेज तक की और UPSC तक की परीक्षाओं में इनके फैक्ट और पूछे गए हैं फ्रीक्वेंटली। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए इस पूरी वीडियो सीरीज को। थैंक यू।